क्या आपने कभी आपके थायराइड के लिए खून की जांच करवाई है? अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ गलतियां बताऊंगी जो लोग नादानी में कर तो लेते हैं, लेकिन फिर उसका रिजल्ट उनके थायराइड की खून की जांच के रिपोर्ट्स में आता है। तो चलिए जानते कुछ ऐसी गलतियां जो आप ना करें ताकि आपका रिपोर्ट अच्छे से आए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। जो थायराइड के मरीज बहुत सारे सवालों के साथ में आते हैं और उनमें से एक खास टॉपिक है खून की जांच वाला। तो सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे मैं आपको इम्पॉर्टेंट और सही जानकारी दूं, ताकि अगली बार जब आप आपकी खून की जांच करवाएंगे तो यह पॉइंट को ज़रूर ध्यान में रखेगा ताकि आपका रिपोर्ट्स में गड़बड़ ना आए। तो सबसे पहला कि ये रिपोर्ट्स अगर आपको करवानी है तो कौन सी रिपोर्ट्स करवानी है, क्या क्या जांच करवानी रहती है। अब देखिए, ये आपके केस पे डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार का थायराइड की बीमारी है। क्या आपको गॉइटर है, क्या आपको हाइपोथायरॉयड है, या क्या आपको हाइपरथायरॉयड है। ठीक है, तो डॉक्टर आपको स्पेसिफिकली आपके केस के हिसाब से टेस्ट करवाते हैं। लेकिन बहुत सी बार ज़्यादा करके शुरुआती के तौर में एक टेस्ट होती है जिसको हम कहते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट। अब ये थायराइड फंक्शन टेस्ट में खास 3 टेस्ट आती है। पहली है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरी होती है T3 और तीसरा होता है T4। ये T3 और T4 भी 2 टाइप के होते हैं, एक है टोटल T3 और होता है फ्री T3। उसी प्रकार फ्री T4 और टोटल T4 ऐसे ही खून की जांचें होती है। ज़्यादा करके शुरुआती के दौर पे जब आपको नहीं पता है कि आपको थायराइड की बीमारी है या नहीं है, या तो फिर आपको थायराइड की बीमारी है उसके आप फॉलोअप के लिए टेस्ट करवाते हैं, तो यूजुअली ये थायराइड फंक्शन टेस्ट की 3 जांचें कॉमनली हम करवाते हैं। अगेन आपके केस पर डिपेंड करता है। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपको कोई ऑटो इम्यून प्रकार की बीमारी है तो वह आपको कुछ एंटीबॉडीज़ की जांच भी करवाने को कह सकते हैं। अब इसमें 2 खास एंटीबॉडीज़ आती है। पहली है NT-TPO यानी एंटी थायराइड पेरोक्सीडेस वाली एंटीबॉडी टेस्ट होती है, और दूसरी होती है एंटी थायरोग्लोबुलिन जिसको हम ATG भी कहते हैं। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपको हाइपरथायरॉयड या तो ग्रेव्स डिजीज है तो आपको और एक जांच करने को कह सकते हैं, वो है TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी जिसको हम TRAB के नाम से भी जानते हैं। और भी बहुत सारी जांचें होती है, लेकिन ये जांचें सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। और अगर आपके फैमिली में किसी को थायराइड की बीमारी है तो यह पॉइंट भी आप आपके डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कभी कभार फैमिली वाली जो थायराइड की बीमारी होती है वो ज़्यादा करके ऑटो इम्यून होती है, और उन केसेस में आपके डॉक्टर आपको एंटीबॉडीज़ की जांच भी करवाने को कह सकते हैं। एक बात का मैं खास पॉइंट बताना चाहती हूँ कि जो एंटीबॉडी की जो टेस्टिंग होती है यह हम रूटीनली बार बार नहीं करवाते। यह टेस्ट थोड़ी महंगी भी होती है, और यह बार बार करवाने से आपका उसको कोई ट्रीटमेंट में उसका कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला, ना ही आपके डॉक्टर को आपका ट्रीटमेंट चेंज करने के लिए कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलने वाला है, ताकि आप आपके वैल्यूएबल पैसे जो है वह यह टेस्ट में बार बार नहीं गवाइए। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन वाली जो टेस्ट होती है वो है थायराइड फंक्शन टेस्ट। अगर थायराइड फंक्शन टेस्ट की 3 टेस्ट भी अगर आपको थोड़े पैसे ज़्यादा लग रहा है तो उस केसेस में आप एक सिंपल TSH वाली जांच करवा सकते हैं। TSH की जांच सबसे ज़्यादा हम करवाते हैं और यह सबसे ज़्यादा रिलायबल टेस्ट भी है, और यह इतनी महंगी नहीं होती, 150-200 रुपये की हो जाती है। अगेन आपके शहर में कितनी कॉस्ट है आप आपके नज़दीकी अच्छी लेबोरेटरी में ज़रूर पूछिएगा। तो ये तो हो गया कि टेस्ट कौन सी करवानी है। अब चले जानते हैं कि ये टेस्ट करवाने के पहले आपको क्या क्या बातों का ख्याल रखना है। टेस्ट कब करवाएंगे? तो सबसे पहले अगर आपको थायराइड की बीमारी नहीं है और अगर आपको लग रहा है कि आपको थायराइड के लक्षण हैं तो आप ये TSH, फ्री T3 और फ्री T4 या तो टोटल T3 और टोटल T4 वाली टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी थायराइड की बीमारी है और आप उसकी गोलियां लेते रह रहे हैं तो जब भी आपका पावर चेंज होता है तो उसके हम कम से कम 6 से 8 हफ्तों के बाद में आपको थायराइड की टेस्ट करवाने को कहते हैं।
अगर आप गोली बहुत लंबे टाइम से ले रहे हैं और अगर आपका थायराइड अच्छा कंट्रोल में है तो हम कम से कम 6 से 12 महीनों के भीतर एक बार सालाना टेस्ट ज़रूर करवाइए। आपको पता चलेगा कि आपका थायराइड सही तरीके कंट्रोल में है या नहीं है और आप थायराइड की जो गोली ले रहे हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, अब तीसरा सवाल आता है मरीजों का कि डॉक्टर यह टेस्ट क्या सुबह खाली पेट करनी है। अब फास्टिंग ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि उस दिन आपको खाली पेट रहना है या नहीं रहना है। तो इसमें 2-3 पॉइंट आ जाते हैं। सबसे पहला आप ये भी देखें क्योंकि कभी कभी क्या थायराइड और डायबिटीज साथ में बहुत मरीजों को होता है, तो इसीलिए डॉक्टर आपको शुगर के रिपोर्ट्स भी करवाने को कहते हैं। वो हो सकता है फास्टिंग में हो। दूसरा, थायराइड के मरीजों को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी भी ज़्यादा होती है, तो कोलेस्ट्रॉल की जांच भी हम फास्टिंग स्टेट में ही करवाने को कहते हैं। तो अगर आप ऐसी कोई टेस्ट करवा रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको फास्टिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, अगर आप ये टेस्ट नहीं करवा रहे, सिर्फ थायराइड की जांच करवा रहे, तो क्या आपको फास्टिंग करना है? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। बहुत सारे रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि फास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉन फास्टिंग स्टेट में भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे रिसर्च में ऐसा भी पाया गया है कि जब भी आप फास्टिंग यानी भूखे पेट आप ये टेस्ट करवाते हैं तो उस टाइम पे आपके रिपोर्ट्स ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा रिलायबल आते हैं। अगर आप फास्टिंग में नहीं रहेंगे तो TSH जो है, आपकी जो TSH जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, वो शायद से आपका ज़रूरत से ज़्यादा कम दिखे। और ये कभी प्रॉब्लम आएगा अगर आपको थायराइड के लक्षण तो है लेकिन आपका जो थायराइड है ये सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड के स्टेट में है, या तो आप गर्भवती है या तो फिर आप गर्भावस्था धारण करना चाह रही है, आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। और ऐसी सिचुएशन में यह टेस्टिंग अगर आपने फास्टिंग में नहीं किया तो गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि यह रिपोर्ट आप फास्टिंग में यानी भूखे पेट ही किया कीजिए। अब कितने घंटे का फास्टिंग करना है? 8 घंटे से 10 घंटे का फास्टिंग यानी भूखा रहना इनफ है। उस दिन आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, आप सिर्फ आपका सादा पानी पी सकते हैं। तो ये तो हो गया क्या फास्टिंग की ज़रूरत है या नहीं है। तीसरा अगला सवाल आता है कि यह रिपोर्ट कितने बजे करना है। अब देखिए, जो थायराइड का जो हार्मोन जो है इसका जो बहाव जो है एक सर्काडियन रिदम में होता है। ठीक है, रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक यह हमारे शरीर में जो TSH का जो प्रभाव होता है सबसे ज़्यादा होता है, ये पीक लेवल पे होता है। शाम के 5 से शाम के 8 बजे यह लेवल सबसे ज़्यादा कम होता है, ये इसका पतन होना शुरू हो जाता है। तो यह टेस्टिंग आपको कितने बजे करनी है? आइडियल सिचुएशन में आप ये टेस्ट सुबह 8-9 बजे कीजिए ताकि इसका आपके जो थायराइड की रिपोर्ट जो है उसमें गड़बड़ ना आए। ठीक है, अब अगला सवाल है कि उस दिन जिस दिन भी हम ये जांच करवा रहे हैं क्या यह गोली लेनी है या नहीं लेनी है। ओके, तो ये भी एक बहुत सा सवाल खटकता रहता है लोगों के दिमाग में। तो देखिए, जो थायराइड के मरीज जो गोली लेते हैं जिसका नाम है लीवोथायरॉक्सिन, ये जो लीवोथायरॉक्सिन जो सिंथेटिक T4 हार्मोन है, ये T4 हार्मोन की हाफ लाइफ 7 दिन है। यानी अगर आपने आज ये गोली ली है तो अगले 7 दिन लगेंगे उसको यह गोली का आधा हिस्सा आपके शरीर में से निकलने को। तो अगर आपने जिस दिन आपकी टेस्ट हो रही है, जांच हो रही है, उस दिन अगर आप ये दवा लेंगे या आप ये दवा नहीं लेंगे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत सी बार लोग ने गोली नहीं लेते हैं और फिर आते हैं जब भी रिपोर्ट्स लेके क्लिनिक में तो घबराए रहते हैं, अरे डॉक्टर हम भूल गए थे उस दिन दवा लेना, तो क्या गड़बड़ होगा? जी नहीं, अगर आपने नहीं लिया है गोली तो कोई घबराइए नहीं, कोई गड़बड़ नहीं आएगी। आप 2 दिन तक भी अगर आपने गोली बाय द वे नहीं लिए तो भी आपकी रिपोर्टिंग में गड़बड़ नहीं आती है। हाँ, लेकिन बहुत से लोग एक T3 वाली हार्मोन्स की भी गोलियां लेते हैं,
तो अगर आप वो गोली लेंगे तो आपके रिपोर्टिंग में चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि जो T3 हार्मोन जो है उसका हाफ लाइफ 18 घंटे से लेकर 72 घंटे तक हो सकता है। वो हर एक के शरीर के हिसाब से चेंज होता है। तो अगर आप वो वाली दवा लेंगे तो आपका वेरिएशन आता है। लेकिन ज़्यादा करके भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा गोलियां का इस्तेमाल होता है वो है लिवोथायरॉक्सिन। और अगर आपने इस गोली उस दिन टेस्टिंग के दिन नहीं ली तो कोई भी मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल है कि लेबोरेटरी कौन सी होनी चाहिए। अभी देखिए आप कौन से हिस्से के, भारत के कौन से हिस्से में रहते हैं, वहाँ पे डिपेंड करता है कैसी कैसी लेबोरेटरी की सुविधाएं हैं। आइडियल केस में हम हर एक लेबोरेटरी जिसको NABL एक्रेडिशन मिला हुआ रहता है, जो एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी है, वह लेबोरेटरी में आप जाके आपके खून की जांच करवा सकते हैं। अब देखिए लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी आपके रिजल्ट्स भी वेरिएशन हो सकते हैं, क्योंकि हर एक लेबोरेटरी अलग अलग टाइप ऑफ टेस्टिंग करती है। आइडियल टेस्टिंग जो होती है वो TSH एलाइजा के नाम से जो जानते हैं, वो टेस्ट सबसे ज़्यादा रिलायबल है और वो टेस्ट करेंगे तो उसके रिजल्ट ज़्यादा ठीक आते हैं। तो इसीलिए बड़े शहरों में बड़ी बड़ी लेबोरेटरी अवेलेबल है, तो हम NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी ही रेकमेंड करते हैं। अब आप जो भी लेबोरेटरी रखे वो लेबोरेटरी आप सेम ही रखेगा हर वक्त, क्योंकि जैसे मैंने बताया हर एक लेबोरेटरी की स्टैंडर्डाइजेशन अलग होता है, तो उसका टेक्निक भी अलग होता है। तो इस बार ये लेबोरेटरी में गए, फिर अगली बार वहाँ गए, तीसरी बार वहाँ गए, ऐसा मत कीजिए। जो भी आपकी लेबोरेटरी है, अच्छी लेबोरेटरी की सिलेक्शन करो और फिर उसी पे आप कायम रहिए। ठीक है, तो ये हो गया कौन सी टाइप की लेबोरेटरी आपको लेनी है। लेबोरेटरी बार बार चेंज नहीं करनी है। जिस प्रकार आप दवाओं को चेंज नहीं करना है, वैसे लेबोरेटरी भी चेंज नहीं करनी है। अभी लेबोरेटरी, हर एक लेबोरेटरी के अपने अपने रेफरेंस रेंज भी होते हैं, तो वो रेफरेंस रेंज भी चेंज हो जाएंगे अगर आप लेबोरेटरी चेंज कर देंगे। और अगर आपका थायराइड हमेशा की तरह स्टेबल में ही रह रहा है और आपकी रिपोर्ट्स हमेशा अच्छी आती है, अचानक से आपकी रिपोर्ट्स में अगर गड़बड़ी आती है, तो उस केसेस में आप आपकी रिपोर्टिंग एक बार वापस करवाइएगा, ताकि आपको पता चले कि क्या रिपोर्टिंग में तो गड़बड़ नहीं हुई है। ठीक है, तो ये भी एक बात का खास ख्याल रखना है। अब चले जानते हैं कि आपकी थायराइड की रिपोर्ट पे आपकी नींद का और आपके स्ट्रेस का क्या प्रभाव हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे नींद। अभी जो स्लीप जो नींद है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी आप आज सुबह में टेस्ट करवाने जा रहे हैं तो आपकी अगली रात की नींद भी इम्पॉर्टेंट है। 6 से 8 घंटे की आप साउंड स्लीप अगर आप करते हैं तो उसका रिजल्ट आपके रिपोर्ट में भी अच्छा आता है। अगर आपने रात को लेट तक जगे हैं और सुबह में आपने टेस्टिंग करवाई है तो इसका रिपोर्ट्स आपका गड़बड़ी में भी आ सकता है, यानी आप नींद पे भी खास ख्याल रखिएगा। दूसरा एक है स्ट्रेस, यानी मानसिक तनाव। बहुत लोग बहुत डरे हुए रहते हैं, रिपोर्ट कैसे होगी, मेरा रिपोर्ट सही से आएगा नहीं आएगा, वो खून बहुत ज़्यादा तो नहीं खींच लेंगे, खून के बाद में मैं थक तो नहीं जाऊंगी। हाँ, ऐसे किसी किसी को खून की जांच से डर लगता है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा तनाव में और स्ट्रेस में रहते हैं। तो जैसे ही हम स्ट्रेस में होते हैं तो क्या होता है, हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है जिसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। और ये एड्रिनल ग्लैंड जैसे हम टेंशन में आते हैं वो एक बनाती है हार्मोन जिसका नाम है कॉर्टिजोल, और कॉर्टिजोल का मात्रा बढ़ जाएगी। आप टेंशन में है, कॉर्टिजोल बढ़ गया, और जैसे ही कॉर्टिजोल बढ़ गया उसका असर आपके TSH और आपकी T3 T4 हार्मोन्स पे आएगा। तो अगर आप स्ट्रेस में, तनाव में है तो आपकी वो रिपोर्ट्स गड़बड़ आ सकती है, उसके लेवल ज़रूरत से ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। तो यह भी बात आप अच्छे से ख्याल में रखिए। दूसरा एक सवाल आता है औरतों का कि डॉक्टर साहब यह टेस्ट के, अगर हम मासिक धर्म में है, पीरियड में है, तो क्या ये टेस्ट करवा सकते हैं। जी हाँ, डेफिनेटली आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, आप पीरियड्स में तो भी ये टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट है तो आप आपके डॉक्टर को और आप जहाँ पे भी लेबोरेटरी में आप टेस्टिंग करवा रहे हैं उनको भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान जो थायराइड की रिपोर्टिंग होती है वो अलग किस्म की होती है, उसका इंटरप्रिटेशन भी अलग होता है। तो उस टाइम पे आपको यह बात का खास ख्याल रखना है। दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लोगों के दिमाग में था, वो है कुछ बीमारियाँ।
अभी लोगों को अगर आपको बुखार है, क्या उस दिन आप ये टेस्ट करवा सकते हैं? देखिए, 1-2 दिन का अगर आपको बुखार है, सादा सा बुखार है, तो आप ये टेस्ट करवाएंगे तो कोई मेजर इसमें वेरिएशन नहीं होता। लेकिन हम यही रेकमेंड करेंगे कि बीमारी के दौरान आप ये टेस्ट ना करवाइए, ठीक है। और अगर आपको खास करके जुलाब, डायरिया जिसको कहते हैं, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर आपको जुलाब है तो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप जो गोली ले रहे हैं वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी और उससे आपका जो खून में उसका लेवल भी कम हो सकता है और आपका रिपोर्ट्स में भी गड़बड़ी आ सकती है। अगर 1-8 दिन का अगर आपको डायरिया है, लूज मोशन है, जिस दिन आप जांच करवा रहे उस दिन डायरिया है तो कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत लोगों को क्रॉनिक डायरिया होता है, यानी बहुत लंबे वक्तों से जुलाब की शिकायत होती है, तो उन केसेस में भी आपके रिपोर्ट्स गड़बड़ आ सकते हैं। और एक दूसरा एक पॉइंट है, वो है एक सीरियस टाइप की जो बीमारियां होती है जहां पे पेशेंट अस्पताल के अंदर भर्ती हुआ रहता है और उन केसेस में वो आईसीयू की जैसी सेटिंग में भर्ती होता है, उस समय पे अगर आप थायराइड की जांच करवाएंगे तो हो सकता है आपका थायराइड के रिपोर्ट्स गड़बड़ आए। इस कंडीशन को हम सिक यूथायरॉइड सिंड्रोम कहते हैं। तो ये सिक यूथायरॉइड क्या है, इसके ऊपर मैं एक खास अलग सा वीडियो बनाऊंगी। आज मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, लेकिन उस परिस्थिति में भी आपके थायराइड के रिपोर्ट्स मिस इंटरप्रेट हो सकते हैं और आपका सभी थायराइड के रिपोर्ट्स ज़रूरत से ज़्यादा कम दिखे, ठीक है। तो सिक यूथायरॉइड का जो सिंड्रोम है वो आपको इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मिल जाएगा। अब चलिए जानते हैं कि कुछ ऐसी दवाइयाँ जो अगर आप इस्तेमाल में करेंगे तो भी आपका थायराइड के रिपोर्ट में गड़बड़ आ सकती है। तो सबसे पहले उसमें एक गोली है जिसका नाम है बायोटिन। अब ये बायोटिन जो है ये एक विटामिन की गोली है, एक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का एक कंपोनेंट है और ये बहुत सारे लोग बालों के लिए लेते हैं। उनको थायराइड के मरीजों को बालों को झड़ना का प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए बहुत सारे लोग बायोटिन के सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो अगर आप बायोटिन का सप्लीमेंट लेते हैं तो उससे भी आपका थायराइड रिपोर्ट गड़बड़ आएगा। तो अगर आप ऐसी कोई दवाई ले रहे हैं तो आप दवा टेस्ट के 2-3 दिन पहले ये दवाई आप बंद कर दीजिएगा। उसी प्रकार और एक दवाई है जिसका नाम है लिथियम। अभी जो लिथियम कंटेनिंग जो दवाइयाँ जो होती है वो ज़्यादा करके साइकाइट्रिक यानी मानसिक विकारों की दवाइयाँ होती है। तो अगर आप ऐसी दवाइयाँ लेते हैं तो वो भी आप आपके डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे भी आपके रिपोर्ट्स चेंज हो जाएंगे। और एक ड्रग है जिसका नाम है एमियोडेरोन। अब ये एमियोडेरोन नाम की जो दवाई है ये बहुत सारे मरीज हार्ट की यानी हृदय के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए दवाई लेते हैं। उसमें भी आपके थायराइड के रिपोर्ट्स में गड़बड़ आएगी और वो सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं हो पाएंगे। उसी प्रकार कुछ कैंसर की दवाइयाँ आती है और कुछ दवाइयाँ जिसको इम्यूनोमोड्यूलेटिंग ड्रग्स कहते हैं, जिसमें इंटरफेरॉन है, फिर इंटरल्यूकिन 2 है। ऐसी कुछ दवाइयाँ अगर आप लेते हैं, अब ये इम्यूनोमोड्यूलेटिंग दवाइयाँ ज़्यादा करके उन मरीजों को देते हैं जिसको बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी वाली बीमारियाँ होती है, तो उन केसेस में हाइपर इम्यूनिटी स्टेटस में ये दवाइयों का इस्तेमाल होता है। अगर आप ऐसी कोई दवाइयाँ लेते हैं तो भी आप आपके डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये दवाइयाँ लेने के बाद में भी आपके थायराइड रिपोर्ट्स में कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए किन किन दवाइयों की वजह से आपके थायराइड रिपोर्ट्स आते हैं। जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में बताया कि आप जो भी लेबोरेटरी इस्तेमाल करें सेम लेबोरेटरी ही आप रखिएगा ताकि आपके रिपोर्टिंग में गड़बड़ ना आए। और अगर इससे ज़्यादा आपको और भी कोई सवाल है जो आपको थायराइड की टेस्ट से मिलते जुलते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके उस सवाल का जवाब डेफिनेटली दूंगी और उसको मैं सही तरीके से आपको गाइड करूंगी, ठीक है। थायराइड की खून की जांच बहुत आसान टेस्ट है, बहुत ही सिंपल टेस्ट है, इतनी महंगी नहीं होती। पूरा थायराइड फंक्शन टेस्ट अभी मुंबई जैसे बड़े शहरों में 700-800 रुपये तक होता है। आपके शहर में उसका कितना कॉस्टिंग है वो आप ज़रूर देखें, लेकिन इतनी महंगी टेस्टिंग नहीं है, आप ज़रूर करवाइए। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो एक सादी खून की जाँच से हमें पता चल जाता है और उसका ट्रीटमेंट भी बहुत ही आसान है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम वापस मिलेंगे कुछ एक नए टॉपिक के साथ में, और तब तक के लिए धन्यवाद। आप यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहे उसके लिए थैंक यू। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके द्वारा आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन्स, डायबिटीज़, थायराइड और उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। आज का इस वीडियो देखने के बाद में अगर आपको कुछ अच्छी जानकारी हासिल हुई हो तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा
और बाजू में एक बेल आइकन भी है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको उसके बारे में तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, स्वस्थ रहे, नमस्ते।